हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। तो आप लोगों के मल्टीपल कमेंट्स थे कि बैलेंस शीट को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं और एक अच्छी और एक बुरी कंपनी के बीच आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट को आपको देखना किस तरीके से चाहिए। आपको बैलेंस शीट के बेसिक आपको इंफ्रा को समझना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक तो सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं एंड एक एप्लीकेशंस ऑफ फंड होते हैं। मतलब क्या है कि एक तो कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है और एक होता है कंपनी उन पैसों को कहाँ पर लगा रही है। अगर मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने को ट्राई करूँ तो आप देखोगे इक्विटी हो गया, रिजर्व हो गया और बोरोइंग्स हो गए। ये तीन तरीकों से यहाँ पर पैसा आता है। और साथ में देखोगे तो यहाँ पर किसी एसेट्स को आपने बाई कर लिया, चाहे आपका CWIP चल रहा हो, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर दिया, तो ये आपके एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स हो जाते हैं और ये हो जाते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि देखो बैलेंस शीट या आप कोई भी कंपनी को चेक कर रहे हो, ये मोस्टली 3 पार्ट में मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ। एक तो होगा कोई स्ट्रांग कंपनी होगी, एक होगा जो वीक कंपनी होगी जहां पर आपके बोरोइंग्स काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे होंगे, हम लोग एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। एक होगा जो बैड कंपनी से एक अच्छी कंपनी में ट्रांजिट हो रही होगी, तो वैसी कंपनियों को भी हम लोग इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज जब मैं इस वाले स्टॉक्स को एनालिसिस कर रहा था, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड को, तो जब मैंने इनके बैलेंस शीट को देखा तो आप देखोगे तो पहले इनके पास जो रिजर्व्स थे वो नेगेटिव में थे और साथ में इनका जो इक्विटी था, आप इक्विटी कैपिटल भी देखोगे तो ये 24 करोड़ का था। इसके अलावा अगर इसके अगेंस्ट में अगर आप यहाँ पर बोरोइंग्स देखोगे, इस कंपनी के पास कर्जा देखोगे तो यहाँ पर कर्जा 615 करोड़ के आसपास का था। अब यहाँ पर कर्ज आप ज्यादा लिए हुए हो और आपके पास जो इक्विटी है साथ में जो रिजर्व्स है वो कर्ज के मुकाबले काफी कम है। और वहां से 2016 से अब जो कंपनी को अगर आप देखोगे तो 27,000 की इक्विटी है, साथ में आप देखोगे इनके जो रिजर्व्स हैं वो 1,186 करोड़ के आसपास के हैं। और साथ में अगर आप इनके कर्ज को देखोगे तो इन्होंने पूरा ही डेप्ट फ्री कर लिया है, जीरो कर लिया है। तो ये जो कंपनीज हैं ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। यहां पर आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी में क्या है, कर्जा किस तरीके का है, साथ में इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मैं 2020 से भी यहाँ पर आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो आप देखोगे 24 करोड़ का इक्विटी है, 244 करोड़ के रिजर्व्स हैं एंड 59 करोड़ के यहाँ पर बोरोइंग्स थे। साथ में इन्होंने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में पूरा ही कर्ज यहाँ पर इन्होंने पेमेंट कर दिया है। अगर आप इनके फिक्स एसेट्स को भी देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या फिक्स एसेट्स को बढ़ाया है, तो आप देखोगे 2020 में इनके जो फिक्स एसेट थे वो 374 करोड़ के थे और ये अब जाकर के 447 करोड़ के हो गए। मतलब इन्होंने कर्ज को रीपे किया और साथ में यहाँ पर फिक्स एसेट्स को भी बढ़ाया है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास प्रॉपर कैश आ रही है। क्या ऐसा हो रहा है ये भी देखेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के चलूं तो आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी के पास प्रॉपर कैश आता हुआ दिख रहा है। क्या ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मैच करता है? तो आपको समझाया कि अगर कंपनी अपने बोरोइंग्स को कम कर रही है, साथ में अगर वो अपने फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट से होता है। जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होते हो तो वो तीनों ही स्टेटमेंट से मैच करती है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हो तो वो आपके बैलेंस शीट से मैच कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट का जो सेक्शन होता है वो आपके कैश फ्लो से मैच कर रहा होता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके घर में पहले कर्ज था और आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं ली थी और आपने क्या किया है, आपने 5 सालों में अपने कर्ज को भी जीरो कर लिया, और साथ में आपने कई जगह प्रॉपर्टीज भी बाय कर ली। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसे बनाना स्टार्ट किए और आपके घर में कैश आना स्टार्ट हुआ है। आप जो भी बिजनेसेस करते हो, क्या ये सही में कैश आ रहा है? तो पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो लास्ट 5 ईयर्स से मैच करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अभी देखोगे तो मार्च 2026 चल रहा है, तो 2020 से अगर मैं मैच करना स्टार्ट करूं तो आप देखोगे तो जस्ट मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज करना स्टार्ट करूं तो 2022 में 132 करोड़ प्लस आप देखोगे 198 करोड़ एंड प्लस करेंगे 156 करोड़, प्लस करेंगे 174 करोड़ एंड प्लस करेंगे 141 करोड़।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूंगा तो 801 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है। जस्ट मैं यहाँ पर अपने 801 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मुझे नेट इनकम देखने को मिल रहा है। क्या ये जो प्रॉफिट है वो कैश में तब्दील हुआ है? तो 2022 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैश आया है वो आया है 59 करोड़ का, ठीक है। प्लस आप देखोगे तो 213 करोड़, ठीक है। प्लस करेंगे 221 करोड़, प्लस करेंगे 227 करोड़, ठीक है। एंड प्लस करेंगे यहाँ पर 190 करोड़। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इनका जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग है। मैंने क्या बोला कि देखो, जो कुछ कंपनियां होगी, कुछ अच्छी कंपनियां होगी और कुछ बुरी कंपनियां होगी, और कुछ ट्रांजिस्ट कर रही होगी बुरी कंपनी से एक अच्छी कंपनी में, और एक अच्छी कंपनी से एक बुरी कंपनी में। तो ये चीजें आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी अच्छे तरीके से आपको ये दिखाता है। अगर मैं कुछ चीजें और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में समझाने को ट्राई करूं तो आपको और क्या देखना चाहिए। आप इनके फिक्स एसेट्स को आपने देखा कि यहाँ पर फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। साथ में देखोगे क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी ले रखे हैं, तो आप देखोगे तो 288 करोड़ का इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पर कैश फ्लो भी देखूं, जस्ट मैं यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट को भी देखने को ट्राई करूं तो 78 करोड़ का आप देखोगे तो यहाँ पर 79 करोड़ का यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट है, और ट्रेड पेबल्स यहाँ पर 220 करोड़ के आसपास के हैं। मतलब क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 300 करोड़ एंड 500 एंड 600 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है, कैश पड़ा हुआ है, लिक्विड कैश पड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनी हो गई। तो इसे मैं आज एनालिसिस कर रहा था तो ये मेरे ध्यान में आई तो मैंने आपको दिखा दिया। कुछ और कंपनियों को यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज की बात करूं, जस्ट मैं पीआई इंडस्ट्रीज को अगर मैं दिखाने को ट्राई करूं तो अगर मैं इसके बैलेंस शीट को भी दिखाऊं तो आप क्या देख पाओगे, इनके जो बोरोइंग्स है आप यहां पर देखोगे तो 342 करोड़ के इनके पास बोरोइंग्स है। साथ में अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो 11,215 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए एंड 15 करोड़ का इनके पास इक्विटी है। मतलब क्या है कि अगर मैं 11,230 करोड़ के इनके मैं टोटल इक्विटी की बात करूं तो उसके मुकाबले ये जो कर्ज है वो काफी कम है। और साथ में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर आप इनके पास कैश देखोगे, इन्वेस्टमेंट्स देखोगे तो यहाँ पर 1300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड अगर मैं इनके कैश की बात करूं, कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो आप देखोगे तो 2100 करोड़ एंड 1600 करोड़ के आसपास के इनके ट्रेड पेबल्स हैं। तो इनके मुकाबले इनका जो कैश, इनका जो कर्जा है वो काफी कम है। तो ये भी क्या हो गई, ये एक स्ट्रांग कंपनी हो गई। और अगर आप इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, कैश कंपनी के अंदर आ रहा है। साथ में अगर मैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी दिखाने को ट्राई करूं तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी स्टेबल मुझे देखने में लग रहे हैं। 25, 22, 24% के आसपास का 1 से 2% का वेरी होता रहता है। आप देखोगे जिस तरीके की कंपनी होती है वहां पर थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर टॉप लाइन की भी बात करूं तो यहाँ पर टॉप लाइन भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर की भी बात करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ग्रोथ आता हुआ दिखा है। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। फोकस कर रहे थे हम लोग बैलेंस शीट पर। तो ये हो गई दो स्ट्रांग कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया। एक काफी वीक बैलेंस शीट के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आपको ये समझ में आए। यूपीएल, अगर मैं इसके बैलेंस शीट की बात करूं तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मार्च 2015 में, सॉरी, मार्च 2015 में इनके पास जो इक्विटी था वो था 5,775 करोड़ एंड प्लस आप करोगे 86 करोड़। तो यहाँ पर लगभग 5,800 प्लस करोड़ की इक्विटी थी। और इनके पास जो कर्ज था, जो बोरोइंग्स थी, वो यहाँ पर 3,280 करोड़ के आसपास का था। अब अगर आप देखोगे तो इनकी जो इक्विटी है,
इसमें आप देखोगे जो बोरोइंग्स है वो 23,000 प्लस करोड़ की बोरोइंग्स आ गई है, और साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो 34,600 प्लस करोड़ का इनका इक्विटी है, रिजर्व्स प्लस यहाँ पर आपको इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ये 5 to 6 ईयर्स में इन्होंने अपना कर्ज रीपे बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को भी ट्राई करूं तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इनकी यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने 2019 में कंपनी को एक्वायर किया था। आपको ये चीजें कहाँ पर देखने को मिलेगी, आप जस्ट जाओगे तो यहाँ पर पोजीशंस की बात करूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था। जस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाने को भी ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे तो एक कंपनी को इन्होंने 2019 में एक्वायर किया था। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये कहाँ दिखेगा आपको, ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा, और ये देखोगे एक्विजिशंस ऑफ कंपनी में ये 2019 में इन्होंने एक्वायर किया था, लगभग 13,000 की कंपनी को एक्वायर किया था। उसके बाद भी इन्होंने छोटी मोटी कंपनीज को एक्वायर किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मैं आपको क्या समझाता हूँ कि जस्ट आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी में कैश प्रॉपर आ रहा है। साथ में अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करूँ, कुछ चीज़ें और अगर मैं आपको दिखाने को ट्राई करूँ तो इन्वेस्टमेंट इनके पास 2600 करोड़ के आसपास के हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवल्स की बात करूँ तो 17,000 करोड़ का इनके पास ट्रेड रिसीवल्स है, एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 6,000 के आसपास का इनके पास ट्रेड रिसीवल्स है। यहाँ पर एक मोटा मोटा ये बात है कि कंपनी ने यहाँ पर कुछ सालों में अपने कर्ज को ये कम नहीं कर पाई है। क्या इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इसका असर हुआ है? तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो आप देखोगे 2020 में 2100 करोड़ का जो पैट था वो अभी भी 2200 करोड़ के पैट के आसपास का है। मतलब क्या है कि कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है, दैट्स वाई रीजन कि ये अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पा रही है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कंपनी ने अपने लोन्स को रीपेमेंट नहीं किया है मतलब कंपनी के पास जो धंधा है वो नहीं चल रहा है। और आप लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो इनका पैट काफी अनस्टेबल रहा है, और बल्कि इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में कुछ भी इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं दिखाया है। एक और सिनेरियो मैं आपको लेकर के चलता हूँ, एक और कंपनी को यहाँ पर अगर मैं दिखाने को ट्राई करूँ तो इंटरग्लोब को अगर मैं दिखाऊं एविएशन, जिसमें मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देखो एक लीज लाइबिलिटीज होती है। तो अगर मैं इसके बैलेंस शीट को अगर मैं यहाँ पर दिखाने को ट्राई करूं तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि 85,000 करोड़ का इनका कर्ज है। पर अगर आप इनके बोरोइंग्स को देखोगे एक्चुअल में तो ये इनकी लीज लाइबिलिटीज हैं। मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है, जो इनके प्लेन्स हैं वो लीज पर लिए गए हैं। अब ऐसा होता है कि मान लो कि आपका 100 रुपए का लीज है, ठीक है, हर साल का, और आपने 10 सालों तक के लिए उसे ले रखा है। तो यहाँ पर पूरा आपका जो लीज का पेमेंट होगा वो एक बार में शो कर रहा होगा, भले ही वो मंथली उतना इम्पैक्ट ना डालता हो। दैट्स वाई रीजन कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 83,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लीज दिख रहा है। और अगर इनके आप बोरोइंग्स भी देखोगे तो ये शॉर्ट टाइम 1800 करोड़ के आसपास का कर्ज लेकर के बैठे हुए हैं। और अगर मैं इनके बैलेंस शीट को थोड़ा और यहाँ पर दिखाने को ट्राई करूं तो क्या इनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अगर आप देखोगे तो 35,200 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट्स हैं। साथ में अगर मैं यहाँ पर कैश की बात करूं तो आप देखोगे तो 23,600 के आसपास के यहाँ पर कैश है। मतलब ये दोनों आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 17,000 के आसपास का यहाँ पर इनके पास कैश पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये जो बैलेंस शीट है काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखो लीज का जो सेक्शन होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये अगर 20 सालों के लिए प्लेन को कॉन्ट्रैक्ट पर लेके रखे हुए होंगे, लीज पर ले रखे होंगे, तो पूरा अमाउंट एक बार में यहाँ पर दिखा रहे, पर इनको जो लीज देना है वो मंथली देना है। तो ये जो अमाउंट है इस पर इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। आप अगर इनके 17,000 करोड़ के आसपास का तो इनके पास कैश ही पड़ा हुआ है। तो क्या ये अच्छा कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखोगे तो एविएशन मार्केट थोड़ा सा डाउन है। आप इनके स्पाइस जेट को भी देखोगे तो वहां पर तो और भी बुरी हाल है। तो इन्होंने मार्च 2026 में माइनस में यहाँ पर पैट को शो किया है, नेट प्रॉफिट को इन्होंने शो किया है। तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर मल्टीपल चीजें चल रही है। जैसे जस्ट मैं यहाँ पर
कंसोलिडेशन अगर मैं देखने को ट्राई करूं, फिर भी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव में आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, अदर फैक्टर्स भी, क्योंकि वॉर चल रहा है तो अदर फैक्टर भी यहाँ पर कंपनीज में आते हैं। दैट्स वाई रीजन कि आप ऐसे कंपनी को नहीं देख सकते हो। पर यहाँ पर आप एक चीज तो समझ में आ सकता है कि अगर मेरे पास 70,000 करोड़ की कैश पड़े हुए हैं, मेरे पास लिक्विड है, तो अगर कोई भी रिसेशन होता है तो मैं वहां पर स्टेबलाइज कर सकता हूं। अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूं, जस्ट मैं इनके अगर मैं चार्ट को भी दिखाऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रो करती हुई कंपनी दिख रही है। अगर मैं इसके स्पाइस जेट एक कॉम्पिटिटर को दिखाने को ट्राई करूं तो आप देखोगे तो लास्ट इनका 5 to 6 ईयर्स, इनका आप लास्ट 5 to 6 ईयर लगभग इन्होंने नेगेटिव में क्लोज किया है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो आप देखोगे तो इनका जो रिजर्व्स है वो भी यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहा है कंपनी का। साथ में कर्ज इनके पास है, ठीक है। और साथ में अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो नाम मात्र के इन्वेस्टमेंट्स इनके पास पड़े हुए हैं। साथ में अगर मैं कैश को देखने को ट्राई करूं तो इनके पास लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का इनके पास लिक्विड पड़ा हुआ है। तो आपको इस तरीके से कंपनी को देखना है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही आप नेगेटिव हो तो कैश फ्लो तो आपका नेगेटिव होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपके जो कैश फ्लोस हैं वो भी आपके नेगेटिव सोर्स होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे आपको किसी भी कंपनी को एनालिसिस करनी है। बाकी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि मल्टीपल चीजें हैं जो यहाँ पर आप शो कर सकते हो। जस्ट फॉर आप बैलेंस शीट देखो और वहां से आप किसी कंपनी को पिक कर लो, ये जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर जितनी भी कंपनियों को शो किया है सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए। जय हिंद।